अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने सबक नंबर 2 शुरू किया था उर्दू की किताब का, जिसमें हमने सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़ा था, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ पढ़ा था, जिन्होंने ये सबक लिखा है, यानी मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। ठीक है, तो मुसन्निफ का तारुफ हमारा ख़त्म हो गया था। उम्मीद है कि आपने उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लिया होगा और बुक रीडिंग भी की होगी। आज हम सबक शुरू करते हैं अपना। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो है इसके मुसन्निफ हैं, और मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, और उनके अदात व खसाइल हम पढ़ेंगे। अदात व खसाइल का मतलब होता है यानी उनकी आदात, और खसाइल यानी उनकी सीरत। ठीक है, उनके मिजाज कैसा था, और यहाँ पे हम उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस्म की आदात और खूबियों के मालिक थे। ठीक है, तो ये सबक जो है ये सिन्फ़े अदब के लिहाज से खाका है। ठीक है, और खाका होता है यानी किसी शख्स के किरदार के मुतल्लिक वाज़े करना। ठीक है, और उसकी खूबियों और खामियों को उजागर करना। ठीक है, उस खाके में ये चीज़ें जो हैं ये बयान की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मकासिद तदरीस, यानी तलबा को गालिब की शख्सियत और उनके अदात व खसाइल से आगाह करना। ठीक है, ये हम सबक पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा भी होगा उनके अदात व खसाइल के बारे में, और तलबा को बताना कि खुश अखलाकी और कुशादा पेशानी बड़े लोगों का शेवा है। खुश अखलाकी यानी अच्छा अखलाक, कुशादा पेशानी यानी दूसरों के साथ बेहतरीन तरीके से मिलना मिलाना जो है वो बड़े लोगों का शेवा है, यानी तरीका है या आदत है। यानी बड़े लोग जो होते हैं वो दूसरों के साथ किस तरह से अच्छे अखलाक के साथ, कुशादा पेशानी के साथ, खुशखुल्की के साथ पेश आते हैं। फिर है खत का जवाब लिखने की अहमियत को वाज़े करना, यानी उनको जो खत आते थे उनका जवाब देना वो किस कदर अहम समझते थे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह बीमारी के बावजूद वो आने वाले खुतूत का जवाब देना अपनी पहली जिम्मेदारी समझते थे। ठीक है, और उसके बाद है तलबा को बताना कि हमारे बुजुर्ग कितने वज़दार और बामुरव्वत थे। ठीक है, वज़दार यानी कितने शाइस्ता, मुहज्जब, और बामुरव्वत थे यानी लिहाज किया करते थे, दूसरों का लिहाज वाले थे। तलबा को अदबी किस्म के अल्फाज व तराकीब से रोशनास करवाना, यानी उर्दू अदब की ख़ास तराकीब होती हैं, ख़ास अल्फाज होते हैं, उनके बारे में भी बताना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। हाईलाइट करें वसी को और अखलाक को, यानी मिर्ज़ा गालिब जो थे वो बड़े आला अखलाक के मालिक थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे, यानी हर शख्स जो उनसे मिलता था उससे बहुत खुश दिली के साथ मिलते थे, आला अखलाक के साथ मिलते थे। कुशादा पेशानी से, खुश दिली से। जो शख्स एक दफा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता यानी शौक रहता। हाईलाइट कर ले इश्तियाक को। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, बाग बाग हो जाते थे, खुश हो जाते थे। हाईलाइट कर लें दोस्तों को भी और बाग बाग को भी। मुहावरा भी है ये, बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे, यानी दोस्तों की खुशी में खुश होते और गम से गमगीन होते थे। गमगीन यानी गमजदा। इसलिए उनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। यानी उनके दोस्त जो थे वो हर मजहब के थे। अगर मुसलमान उनके दोस्त थे तो हिंदू भी उनके दोस्त थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे जो वहां रहते थे। ठीक है, वो उनके दोस्त थे
اور ہر قوم، ملت کے مطلب ہر قوم کے، یعنی وہاں پہ اگر برے صغیر میں انگریز تھے تو انگریزوں سے بھی ان کی دوستی تھی، اور وہ صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے، یعنی انہوں نے اپنے دوستوں کو جو خط لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، مہر بھی محبت کے میننگ میں ہی آتا ہے، اس سے غم خواری ٹپکتی تھی، یعنی کہ وہ غم خواری کا مطلب ہے دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، اور یگانگت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی وہ دوسروں کے غم اور دکھ میں شریک ہوتے تھے اور بھائی چارہ نظر آتا تھا ان کے خطوط میں۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین کو ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کا مطلب ہے لازمی فرض، یعنی ہر خط کا جواب اپنے ذمے لازمی سمجھتے تھے کہ میں نے ہر خط کا جواب دینا ہے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ فرمائشوں کو ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، فرمائشوں سے مراد ہے یعنی دوست اگر کوئی فرمائش کرتے تھے تو اس سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح یعنی غزل کی درستی، کیونکہ غالب بہت بڑے شاعر تھے تو ان کے جو دوست تھے وہ اپنی غزلیں ان کے پاس بھیجا کرتے تھے اس میں درستی کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض جو اچھے دوست تھے، جو بہترین دوست تھے، خالص و مخلص دوست یعنی جو ان کے ساتھ بہت اچھے دوست تھے ان کے، وہ ان سے ایسی فرمائشیں بھی کیا کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے یعنی اپنی دوستوں کی فرمائشوں کو پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ بیرنگ خط یعنی ایسا خط جس پر ٹکٹ نہ لگی ہو، تو بیرنگ کو ہائی لائٹ کر لیں، بغیر ٹکٹ والے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا یعنی برا نہیں لگتا تھا انہیں۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، ٹھیک ہے، یعنی مروت اور لحاظ کو ہائی لائٹ کریں اور بدرجہ غایت کا مطلب ہے بہت زیادہ، یعنی ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں جو مروت تھی اور لحاظ تھا۔ مروت میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ شائستہ پن یا ادب، ٹھیک ہے، یہ، اور لحاظ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے۔ باوجود یہ کہ یعنی اس کے باوجود کہ آخری عمر میں وہ جو دوستوں کی طرف سے اصلاح کی جو درستی کے لیے جو اشعار آئے ہوتے تھے یا غزلیں آتی تھیں ان کی اصلاح دینے سے گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہما کا مطلب ہے اس کے باوجود، کبھی بھی کسی قصیدہ یا غزل کو بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے، یعنی اس کے باوجود کہ ان کی آخری عمر میں وہ اصلاح دینے سے گھبرانے لگے تھے لیکن پھر بھی وہ کسی غزل یا قصیدہ کو بغیر اصلاح کے واپس نہیں کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب یعنی دوست، اور خدمت بجا لایا یعنی ان کی خدمت کی، اور اوراق اشعار دیکھتا تھا۔ اوراق اشعار یعنی وہ کاغذ جس پر ان کے دوست ان کو اشعار لکھ کر بھیجتے تھے دکھانے کے لیے، تو دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یعنی کہتے ہیں کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتا۔ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے کا مطلب ہے یعنی صحیح طرح سے اب نظر کام نہیں کرتی اور نہ ہی ٹھیک طرح سے ہاتھ لکھنے کی طرف چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی یعنی ان کی آمدنی کم تھی، تھوڑی تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا۔
ठीक है, हाईलाइट करें हौसला फराख यानी हौसला बहुत बड़ा था। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल यानी मांगने वाले, उनके दरवाजे से बहुत कम खाली हाथ जाते थे, किसी न किसी को कुछ न कुछ देकर भेजते थे। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहज मर्दो औरत पड़े रहते थे। ठीक है, लूले कहते हैं जिनके हाथ पांव न हो, और अपाहज भी यही होते हैं, यानी वो पड़े रहते थे उनके घर के आगे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपए माहवार हो गई थी। गदर का मतलब है लड़ाई या जंग। तो ये कौन सी जंग थी? जो 1857 की जंग आज़ादी थी, उसकी बात की जा रही है कि उसके बाद उनकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी इसको हाईलाइट कर ले, कुछ ऊपर 150 रुपए माहवार हो गई थी, और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज्यादा करते थे। बिसात से ज्यादा यानी अपनी हैसियत से बढ़कर वो गरीबों और मोहताजों की मदद करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे, यानी उनके हालात जो थे वो तंग थे, हाथ तंग रहता था। मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से सुलूक करते थे। यानी मिर्जा के अक्सर दोस्त जो थे वो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, यानी जमाने के खराब हालात की वजह से उनके हालात खराब हो गए थे। उनके साथ भी नहायत अच्छा सलूक करते थे, शरीफाना तौर से सलूक करते थे, नहायत अच्छा सलूक करते थे। दिल्ली के अमायद में से एक साहब जो मिर्जा के दिली दोस्त थे, यानी दिल्ली के अमायद का मतलब है मुअज्जिज लोग, उनमें से मिर्जा के एक दिली दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। सकीम हो गई थी यानी हालत खराब हो गई थी, उनके दोस्त की हालत बिगड़ गई थी गर्दिश जमाना की वजह से। ठीक है, जमाने के, क्योंकि जाहिर है जंग के बाद हालात खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके दोस्त के हालात भी कुछ खराब हो गए थे। तो एक रोज छींट का फरगुल पहने हुए मिर्जा से मिलने आए। छींट का फरगुल, छींट जो है वो एक फूलदार कपड़े का नाम है, ठीक है, और उसका फरगुल पहना हुआ था। फरगुल यानी एक लंबा कोट जिसमें रुई डाल के उसको सिया गया हो, ठीक है, उसको फरगुल कहते हैं। यानी एक लंबा सा फूलदार कपड़ा था जिसके अंदर रुई डाल के उसे सिया गया था। तो वो लंबा सा कोट उनके दोस्त ने पहना हुआ था, वो पहनकर वो उनके घर मिर्जा से मिलने आए। मिर्जा ने कभी उनको मालीदा या जामा वार वगैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। ठीक है, मालीदा और जामा वार जो है इसका मतलब है कि ये बेहतरीन किस्म का उम्दा कपड़ा था। ठीक है, और चोगा जो है वो लंबा कोट कहलाता है। ठीक है, हकीर कपड़ा यानी घटिया कपड़ा, यानी मिर्जा ने अपने दोस्त को कभी घटिया कपड़ा पहने नहीं देखा था, बल्कि उनको हमेशा मालीदा या जामावार पहने देखा था, अच्छा कपड़ा पहने देखा था। ठीक है, छींट का फरगुल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया, यानी जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त के जिस्म पर एक घटिया सा मामूली सा कपड़ा है, ठीक है, उसका मामूली से कपड़े का उन्होंने चोगा पहना हुआ है, तो उनका दिल भर आया। भर आना मतलब दिल रंजीदा हो जाना। ठीक है, तो उनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वज़ बहुत ही भली मालूम होती है। वज़ यानी इसकी बनावट मुझे बहुत अच्छी मालूम, यानी अब वो यहाँ पे अपने दोस्त का दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि आपका ये जो चोगा आपने पहना हुआ है ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये आपने कहाँ से लिया है? आप मुझे भी फरगुल के लिए ये छींट मंगवा दें। यानी अब वो अपने दोस्त का दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि मेरे दोस्त का दिल ना टूटे, तो वो कह रहे हैं मुझे भी इस तरह का कपड़ा मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगुल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव और आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो डायरी आपकी यही है, डू बुक रीडिंग प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थैंक यू।